हाँ भाई जहरीलो, की हाल चाल। नेक्स्ट बायोटेक के अंदर कंटिन्यू हम कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है बेटा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड, कि मेडिकल फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन। इसमें मेडिकल फील्ड के अंदर हम बनाएंगे मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। मेडिसिन फॉर्म्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बेटे जो हम मेडिसिन बनाते हैं उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या थेरेप्यूटिक ड्रग्स कहते हैं। जो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो दवाइयाँ बना रहे हैं उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन और थेरेप्यूटिक ड्रग्स कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन जो है वो कंप्लीट प्योर होती है, मोर एफिशिएंट होती है और लेस साइड इफेक्ट होता है। जैसे हम इंसुलिन बनाते हैं, क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ह्यूमन की कोई प्रोटीन बना रहे हैं तो बेटा ह्यूमन का जीन ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ह्यूमन का जीन ही ट्रांसफर करेंगे तो वही सेम प्रोटीन बनेगी। तो ये बिल्कुल प्योर होगी, एफिशिएंट होगी और साइड इफेक्ट मिनिमम होंगे। वो डोज तो मिनिमम होगी कि डोज कितने लेनी है, तो साइड इफेक्ट मिनिमम ही होंगे क्योंकि ओरिजिनल वही जीन भेजकर हमने सेम प्रोटीन बनवाई है। एट प्रेजेंट आज वर्ल्ड वाइड हम देखें तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स अप्रूव्ड हो चुकी है ह्यूमन यूज के लिए वर्ल्ड वाइड। कि वर्ल्ड वाइड 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स जो है, मेडिसिन है जो वर्ल्ड वाइड अप्रूव हो चुकी है। डेटा याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। अगर हम बात करें इंडिया की, इसमें से जो 12 है जो कि प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड इंडिया के अंदर, उसमें से 12 मेडिसिन ऐसी है जो मार्केटेड है, मार्केट के अंदर मौजूद है। तो याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड 30 है, इंडिया में 12 है। कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं जो आपने जूलॉजी में आज तक 11th क्लास में जो पढ़ा था या जूलॉजी में जहां जहां नाम आया था वही सब चीजें आज यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। ये एनसीईआरटी के पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन दवाइयों की लिस्ट के बारे में। एनसीईआरटी के अंदर एप्लीकेशन वाले चैप्टर में आप देखोगे तो वहां कुछ लिखा हुआ है, तो उन्हीं का कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बताया है। जैसे रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन ह्यूमन इंसुलिन, इसका यूज करते हैं अपन डायबिटीज मेलाइटस में। ग्रोथ हार्मोन हम यूज करते हैं शॉर्ट स्टेचर पीपल, जिनकी हाइट कम होती है उनके अंदर। कैल्सिटोनिन रिकेट्स को ठीक करने के लिए यूज करते हैं अपन, विटामिन डी की कमी से होता है बेटा। क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 हम हीमोफीलिया के लिए यूज करते हैं। इंटरफेरोन वायरल इन्फेक्शन और कैंसर के अंदर आप यूज करते हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है। इंटरल्यूकिन इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने के लिए यूज में आता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए ब्लड क्लॉट को डिसोल्व करने में काम आता है, जिसका नाम आपने सुना है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एंजाइम। नेक्स्ट है प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इसका यूज करते हो वुंड हीलिंग के अंदर। और जैसे वैक्सीन हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये सब क्या है? रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है। कुछ लिस्ट है, तो इस तरीके से जो जो उसका काम है वो मेडिसिन है। इसमें से मेडिसिन के एग्जाम्पल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन का फॉर्मेशन है वो आज हमने कैसे किया है, तो ये एक बार तो छोड़ देना। अगर अब बेटे हम बात करें इंसुलिन का फॉर्मेशन हमने कैसे किया है, तो इंसुलिन का फॉर्मेशन अगर बात करें पहले इंसुलिन की, इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं। इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। कैसे करेगा? ये सेल के अंदर, ये अगर मसल या हमारी मसल या फैट सेल्स है, इनके अंदर बेटे एक रिसेप्टर होता है, या बोले तो एक अपने रिसेप्टर नहीं सॉरी, यहाँ पर एक प्रोटीन चैनल होता है जिसे हम ग्लूट फोर चैनल कहते हैं। ये ग्लूट फोर चैनल की मदद से ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर एंटर करता है और इसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी है, इसको ओपन करने के लिए जरूरी है इंसुलिन हार्मोन। तो ये ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब सेल की ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। तो ब्लड से ग्लूकोज सेल में भेजेगा तो ब्लड की ग्लूकोज क्या करता है? ये कम करता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है बाय लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक इसके साथ काम और करता है, आपने एंडोक्राइन में पढ़ा होगा, ग्लूकागोन, जो इसका ऑपोजिट काम होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। इसकी अगर कमी हो जाए तो बेटा डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये रिसेप्ट अपने ये चैनल ओपन नहीं होंगे, ये चैनल ओपन नहीं होंगे तो ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ग्लूकोज कहाँ रहेगा? ब्लड में रहेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, बोले तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। अगर इसे हम ट्रीट करना चाहते हैं तो
पर्सन को सब क्यूटेनियसली हमें क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन देना पड़ेगा। सब क्यूटेनियस का मतलब बेटा स्किन के नीचे, अगर बेटा ये स्किन है, अब हमने क्या किया, हमारी स्किन का एक फोल्ड बना दिया इस तरीके से, और इस सब क्यूटेनियसली यहाँ पर हम इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं। इंसुलिन को सब क्यूटेनियस इंजेक्ट करते हैं। धीरे धीरे ये ब्लड में ट्रांसफ्यूज होता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आगे पहुंचता है। जैसे ये हमारी स्किन है, तो हमें क्या करना है, स्किन को जैसे ही थोड़ा सा हमने ऊपर उठाया, स्किन को ऊपर उठा करके स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाना, इसको कहते हैं सब क्यूटेनियस। एक रूट होता है आईएम, इंट्रामस्कुलर, एक होता है इंट्रावीनस, वेन के अंदर लगाना। तो अलग अलग रूट, एक होता है ओरल रूट, जो माउथ के थ्रू हम ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। यहाँ पे इंसुलिन का है, हमें ये सब क्यूटेनियस देना है, और खाना खाने से कुछ देर पहले अपन को इसको इंजेक्ट करवाना है। अब माउथ के थ्रू क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बेटा प्रोटीन है, अगर माउथ के थ्रू लेंगे तो बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, तो कोई काम नहीं आएगा। दूसरा, हमें सब कट इसको रिलीज करना है ताकि धीरे धीरे ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो सके। इससे पहले जो इंसुलिन है बेटे, उसको डायबिटीज के लिए जो यूज करते थे, उसको पेनक्रियाज ऑफ स्लोटर्ड कैटल और पिग, कैटल और पिग के जो स्लोटर करते थे, कैटल और पिग को मार करके, स्लोटर करके उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन सेपरेट करते थे और ह्यूमन के लिए यूज करते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि एनिमल सोर्स से इंसुलिन का यूज करना कुछ पेशेंट के अंदर एलर्जी कोज कर रहा था, कुछ के अंदर तो एलर्जी कोज कर रहा था, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये थी कि हम इससे क्या कर रहे हैं, एनिमल क्रूरल्टी कर रहे थे, एनिमल को मार रहे थे, जो कि लीगल नहीं। ऐसे करते जाएंगे, डायबिटीज के अंदर आज हमारा जो देश है वो कैपिटल है डायबिटीज के अंदर, रैंक हमारी टॉप में आती है बेटा। अब अगर इस तरीके से एनिमल को मारने लग गए तो सारे एनिमल ही खत्म हो जाएंगे, पिग और कैटल को सबको ही ना निपटा देंगे। एनिमल क्रूरल्टी पॉसिबल, हम ऐसा नहीं करेंगे। और कुछ पेशेंट के अंदर ये एलर्जी भी कोज करता है, तो इसके लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी से आज हम इंसुलिन बनाते हैं। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि इंसुलिन नॉर्मल बनता कैसे है, नॉर्मल हमारी सेल के अंदर इंसुलिन कैसे बन रहा है, अगर बेटे हम उसकी बात करें, तो ये है हमारा क्रोमोजोम नंबर 11। बेटे क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है इंसुलिन बनाने वाला जीन। मान लेते हैं यहां से ये जीन हमने निकाला, ये काम अभी जीन का है न्यूक्लियस के अंदर। ये बेटा मान लेते हैं हमारा है इंसुलिन बनाने वाला जीन। बेटा इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, ये जीन एक्सप्रेस करेगा, आरएनए बनाएगा, और हमें पता है पहले क्या बनाएगा, HN RNA, स्प्लिट जीन होता है बेटा हमारा। इसकी होगी बेटे स्प्लाइसिंग, और इस स्प्लाइसिंग से बनेगा mRNA। इसमें से इंट्रोन को हटा दिया जाएगा, एक्सोन को रखा जाएगा, इंट्रोन को हटा दिया जाएगा और एक्सोन को रखा जाएगा। और जैसे जैसे इंट्रोन यहाँ से हटा देंगे, पीछे बचेगा mRNA। ये mRNA जो बना है, अब इससे होगा ट्रांसलेशन, और जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगी। बेटा ये बन गई प्रोटीन। ये जो सबसे पहले प्रोटीन बनता है, इसे हम कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। क्या कहते हैं, प्री प्रो इंसुलिन। जो एमआरएनए से जो जस्ट प्रोटीन बनी है, उसको हम कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। ये जो प्री प्रो इंसुलिन बना है, यहाँ पर इसके अंदर जो प्री प्रो इंसुलिन बनता है, इसके अंदर यहाँ पे बेटा कुछ एमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। जो एमाइनो एसिड का यहाँ पे सीक्वेंस होता है, उसको हम कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड। थोड़ा हाई लेवल का बता रहा हूँ, हाई लेवल तो क्या, एक बार पीवाईक्यू के अंदर ऐसा नाम आपको मिल जाएगा सिग्नल पेप्टाइड, कि प्रोटीन के पहले कुछ एमाइनो एसिड होते हैं। ये अमाइनो एसिड प्रोटीन में जो फंक्शनल प्रोटीन है उसमें काम में नहीं आते, इसको हटाना पड़ता है, इसको हम कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड। इसके साथ साथ इसके अंदर, प्रोटीन के अंदर 3 पेप्टाइड चेन है, ए, बी एंड सी। यहाँ पर 3 पेप्टाइड चेन है बेटे, ए, बी एंड सी। मान लेते हैं ये ए है, ये सी है और ये बी है। 3
पेप्टाइड चेन हमने बना दी है यहाँ पर। वैसे प्रोटीन एक ही बना है, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे पहले जो है वो एक सिग्नल पेप्टाइड है। यहाँ पर जो एक सिग्नल पेप्टाइड जो बना है बेटा, इसको भी हटाना है, और ये जो प्री प्रो इंसुलिन है इसको आगे जाके हमें इंसुलिन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर इस डायग्राम को अगर मैं बताऊं कि इस डायग्राम में जो बनता है कुछ ऐसा बना है। जैसे ही प्रोटीन बना बेटा, ये तो सिग्नल पेप्टाइड है, सिग्नल पेप्टाइड है, और ये जो ऑरेंज कलर में दिख रही है ये है बी चेन, येलो कलर वाली है ए चेन, ब्लू वाली है सी चेन। ये पहले बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी जैसे हमने यहाँ पे शो करी है। ये सिग्नल पेप्टाइड, ए चेन, सी चेन और बी चेन। एक्चुअल डायग्राम अगर थोड़ा सा इधर बनाए हम तो कुछ इस तरीके का। यहाँ पर ये चेन अब इसको मॉडिफाई करना है, और बेटा ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन स्टार्ट होंगे, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन चलेगा ईआर में। ईआर में सबसे पहले इसकी सिग्नल पेप्टाइड को हटाया जाएगा, सिग्नल पेप्टाइड को हटाया जाएगा, और यहाँ पर ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगी। ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बने, और इस ए के बीच में एक इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड और बनेगा। ये बी है बेटा, बी और ए के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और ए चेन के अंदर ही एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड 3 है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रो इंसुलिन। प्री प्रो में क्या है, सिग्नल पेप्टाइड, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है ए बी एंड सी। इनमें से हमें सिग्नल पेप्टाइड और सी चेन को हटाना है जो कि फंक्शनल इंसुलिन में नहीं होती। सबसे पहले ईआर ने सिग्नल पेप्टाइड को हटा दिया। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। आप इसको सेल बायोलॉजी जब जहाँ पढ़ते हो वहां पीवाईक्यू मिलेगा आपको, उसमें ये सिग्नल पेप्टाइड वाला मिल जाएगा। ईआर का काम होता है सिग्नल पेप्टाइड को हटाना, कि प्रोटीन के अंदर शुरुआत में कुछ अनवांटेड एमाइनो एसिड होते हैं, उनको हटाने का काम होता है। अब यहाँ सिग्नल पेप्टाइड हटा दिया ईआर में, और अब इसको मॉडिफाई किया गया। ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन चल रहा है बेटा। प्रोटीन की फोल्डिंग्स होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनती है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिए, ए के अंदर भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ये सी पेप्टाइड है। अब इसको भेजा जाएगा गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी में से इस सी पेप्टाइड का जो कि नॉन फंक्शनल है, इस सी पेप्टाइड को यहाँ से हटा दिया जाएगा, और ये रखा जाएगा इंसुलिन। जो ईआर से सिग्नल पेप्टाइड हटाने के बाद जो इंसुलिन बना उसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। गोल्जी बॉडी में जाने के बाद सी पेप्टाइड को यहाँ से हटा दिया जाएगा, और अब ये जो इंसुलिन बचा है इसको कहते हैं अपन फंक्शनल इंसुलिन, जिसमें 2 पेप्टाइड है बेटा, ए चेन और बी और ए चेन। ए और जो बी चेन यहाँ पे हमने बनाई है इंपॉर्टेंट है। ए चेन में होते हैं 21 अमाइनो एसिड, ए में जो होते हैं बेटे 21 अमाइनो एसिड। जो ए चेन है उसमें होते हैं 21 अमाइनो एसिड। बी जो चेन होती है बेटा उसमें होते हैं 30 अमाइनो एसिड, तो टोटल अमाइनो एसिड हो गए 51। तो मैच्योर इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो सी पेप्टाइड हटी है उसके अंदर 33 अमाइनो एसिड होते हैं, 33। तो अगर आपसे पूछ ले प्रो इंसुलिन में कितने हैं, लमसम 84 के आसपास। प्री प्रो में अगर आपसे पूछे तो लगभग, अगर ह्यूमन की बात करें तो ये 110 के आसपास होते हैं अमाइनो एसिड। प्रो के अंदर, ह्यूमन के अंदर 86 होते हैं, और मैच्योर इंसुलिन के अंदर 51 होते हैं। कई जगह 84 लिखा हुआ पढ़ते हो आप, जो प्रो इंसुलिन है वो पिग, पिग जो है सूअर है उसके इंसुलिन की बात होती है। ह्यूमन के इंसुलिन के, प्रो इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड 86 होते हैं। उसमें से बेटा बी चैन में तो 30 ही है, ए में 21 है, बस यहाँ पर जो सी वाली है इसमें 33 की जगह 35 हो जाते हैं अमाइनो एसिड ह्यूमन के अंदर। अब इसमें से आपको कुछ याद नहीं करना, याद जो करना है बेटे कि प्री प्रो इंसुलिन को प्रो इंसुलिन ने बनाया, सिग्नल पेप्टाइड आया, इसमें अमाइनो एसिड याद नहीं करने। प्रो इंसुलिन के अंदर आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना 84 अमाइनो एसिड है। गोल्जी बॉडी में गया, सी पेप्टाइड हटाया जिसमें 33 अमाइनो एसिड थे, बच गए 51। ए में 21, बी में 30। ध्यान से ए फॉर 21, अगर ए को प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आप A21 याद रखेंगे, और बी में 30, टोटल 51 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म बेटे नॉर्मल कैसे बनता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जीन है, आरएनए बनेगा, स्प्लाइसिंग होगी, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन बनेगा, और उसका मॉडिफिकेशन होगा ईआर और गोल्जी बॉडी के अंदर। अब बेटे अगर हम बात करें
आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन कैसे बनाते हैं, बैक्टीरिया से अगर बनाना चाहे तो बैक्टीरिया के अंदर अगर डायरेक्ट हमने सबसे पहले तो हमारा जीन भेज दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारा जो जीन है बेटे वो है स्प्लिट जीन। कैसा जीन है? स्प्लिट जीन। तो डायरेक्ट हम बैक्टीरिया के अंदर हम हमारा जीन नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारा जो जीन है वो स्प्लिट जीन है। और बेटे अगर हमारा स्प्लिट जीन भेज दिया बैक्टीरिया में तो वो बैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होगी। दूसरा, मान लो हमने हमारा नॉर्मल जीन भेज दिया उसमें, स्प्लिट जीन बोले तो इंट्रोन को हटा करके, अगर हमने मान लो इंट्रोन हटा करके केवल एक्सोन एक्सोन सी डीएनए भेज दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी? एमआरएनए तो बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, लेकिन जो प्रोटीन बनेगा उसमें सिग्नल पेप्टाइड ए सी बी ये चेन होगी, उसमें से सी और सिग्नल पेप्टाइड को हटाना है। और बैक्टीरिया के पास ईआर और गोल्जी बॉडी एब्सेंट है, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, नॉर्मल इंसुलिन जीन, इंसुलिन वाला जीन नहीं भेज सकते क्योंकि हमारा जीन स्प्लिट जीन है। दूसरा, सी डीएनए बनाकर नहीं भेज सकते क्योंकि सी डीएनए बनाकर अगर हम भेजेंगे तो जीन आरएनए तो बना देगा, एमआरएनए बना देगा, लेकिन एमआरएनए के बाद जो प्रोटीन बनेगी वो फंक्शनल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी फंक्शनल? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ईआर और गोल्जी बॉडी नहीं होने की वजह से वो नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले अमेरिका की एक कंपनी ने जिसका नाम है एली लिली, 1983 के अंदर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम क्या है, हमें चेन क्या रखनी है, ए और बी। क्या नहीं आनी चाहिए? ए और बी रखनी है। क्या नहीं आनी चाहिए? सी नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी सारी है, आर्टिफिशियल हम जीन बना सकते हैं। दिक्कत क्या आ रही थी, जो प्रोटीन बन रहा था वो एक इसमें तो एक सिग्नल पेप्टाइड आ रहा था, यहाँ पे चेन आ रही थी, यहाँ ए थी, यहाँ सी थी, यहाँ बी थी। हम चाहते हैं कि ये सी भी ना बने और ये सिग्नल पेप्टाइड भी ना बने, केवल और केवल ए और बी ही बने, क्योंकि मैच्योर इंसुलिन में ए और बी ही होती है। तो इसके लिए अगर एमाइनो एसिड का सीक्वेंस हमें पता है तो बेटा जेनेटिक कोड के बारे में हम जानते हैं, तो एमआरएनए हम बना सकते हैं। अगर एमआरएनए का सीक्वेंस हमें पता है तो बेटा हम आर्टिफिशियल जीन भी बना सकते हैं। तो आज साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज कर लिया। इसके लिए एक तो ए पेप्टाइड के लिए और बी पेप्टाइड के लिए आर्टिफिशियल जीन बनाया, ए पेप्टाइड के लिए, केवल ए चेन के लिए। ये प्रमोटर टर्मिनेटर, इसको बेटे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वेक्टर ई कोलाई के अंदर हमने ट्रांसफर किया। इसके पास ये आया तो यहाँ पे क्या बनेगी, ए पेप्टाइड, केवल एक ए पेप्टाइड ही बनेगी, या किसी तरीके का स्प्लिट जीन नहीं है। ए पेप्टाइड की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ए पेप्टाइड। उसी तरीके से बी पेप्टाइड का जीन हमने भेजा दूसरे वेक्टर की मदद से एक दूसरे इकोलाई के अंदर, वहां पर बनवा ली बी पेप्टाइड। अब ए और बी पेप्टाइड को बाहर निकलवा कर हमने लैब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिए, तो बेटा ये बना दिया हमने मैच्योर इंसुलिन। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में एली लिली कंपनी ने क्या किया, ए और बी पेप्टाइड के दोनों अलग अलग जीन बनाए, उसको अलग अलग बैक्टीरिया में भेजा, दोनों से ए और बी चेन बनवाई, बैक्टीरिया को तोड़ करके उससे दोनों चेन हटा निकाल करके लैब के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर मैच्योर इंसुलिन बना दिया। यहाँ पे मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इंसुलिन को असेंबल कैसे करना है मैच्योर फॉर्म के अंदर, और जैसे ही असेंबल हो गया तो मैच्योर इंसुलिन बन चुका था। ये सबसे पहले अमेरिका की कंपनी एली लिली ने 1983 में किया था। जो इंसुलिन इन्होंने बनाया, ये जो इंसुलिन बना था ये ह्यूमन का इंसुलिन था बेटा। किसका जीन था, किसका इंसुलिन था? ह्यूमन इंसुलिन। और इसको नाम दिया गया ह्यूमुलिन। क्या नाम दिया गया? ह्यूमुलिन। ह्यूमन का इंसुलिन, ह्यूमन प्लस इंसुलिन ह्यूमुलिन, जैसे विराट प्लस अनुष्का विरुष का, उसी तरीके से ह्यूमन प्लस इंसुलिन ह्यूमुलिन। क्लियर है? शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और बेटा ये है किस तरीके से यहाँ पर इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। पीवाईक्यू में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं बेटा इंसुलिन वाले से, ध्यान रखेंगे। बताइएगा, क्या आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बना रहे हैं हम उसमें क्या प्री प्रो या प्रो इंसुलिन बनेगा क्या? सोचो, नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट हमने ए और बी पेप्टाइड चेन की ही भेजी है। जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो जीन बनाएंगे वहाँ डायरेक्ट ए और बी ही बनाते हैं, हम किसी तरीके का प्री प्रो इंसुलिन या प्रो इंसुलिन वहाँ नहीं बनता। क्लियर है बेटा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। पढ़िए, नोट्स बनाइए, मौज करिए।